हेलो। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि भारत जो है ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो है किस प्रकार से स्थित है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें हम टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थिति, भारत की स्थिति पृथ्वी पर किस भाग में है। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर, जैसे एक ग्लोब है तो ग्लोब पर एक लाइन होती है इक्वेटर। ग्लोब पर कौन सी लाइन रहेगी? इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन का आप मैप जानते हो, तो मैप में अगर जो हमेशा टॉप साइड होता है वो कौन सा होता है आपका? उत्तरी दिशा। और नीचे की साइड में कौन सा रहता है? दक्षिणी दिशा। ये पूरब दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जो ग्लोब है तो ग्लोब को जो है दो भागों में बांटने के लिए एक लाइन है जिसका नाम क्या है? इक्वेटर। तो ये वाला भाग कौन सा हो जाता है आपका? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो भारत जो है आपके इक्वेटर से उत्तर की ओर दिशा में स्थित है, इसलिए वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद में क्या दिया है? पूर्वी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखा, ये भी एक काल्पनिक रेखा है आपकी, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। एक काल्पनिक रेखा और खींची गई है, जो कि किस तरीके से खींची गई है? इस आपके उत्तरी पोल से खींची गई है दक्षिणी पोल को मिलाते हुए। तो इसमें एक लाइन है जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर निकलती है, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। उस देशांतर रेखा के जितने भी देश के पूरब की साइड में है, इस साइड में कौन सी दिशा होती है? पूरब। और यहाँ पर कौन सी होती है? पश्चिम। तो इस लाइन के इस साइड में जो भी देश है उसे क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश बोलेंगे। तो यहाँ पर इंडिया की जो कंडीशन है वो कहाँ पर है? इस जगह पर। तो यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया आपका? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। तो भारत जो है कहाँ पर स्थित है? आपके उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। इसको हम ग्लोब पर समझते हैं। तो ये क्या ग्लोब है? तो ग्लोब में क्या दिया हुआ है कि जैसे ये जो है ग्लोब है तो इसको दो भागों में बांटते हुए एक लाइन जाती है जिसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आपको अगर यहाँ पर दिख रहा हो तो ये क्या? भारत है। तो भूमध्य रेखा के किस तरफ है? उत्तर में। नीचे की साइड वाली गोलार्ध है वो कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। इसी तरीके से ऐसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में कैसे बांटा जाता है? तो एक कौन सी लाइन है आपकी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। मान लीजिए ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से होते हुए जा रही है? आपके लंदन से होते हुए। तो लंदन से होते हुए जा रही है। तो इसके इस साइड में जो भी देश या जो भी गोलार्ध, जो भी हिस्सा है पृथ्वी का, तो उसको क्या बोला जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध हो गया आपका? पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत आप देखोगे तो यहाँ से आपके किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए क्या बोला जाता है? भारत जो है आपके उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे आपको क्या दिख रहा है कि भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो इसको आप इस तरीके से लिखना चाहो कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये क्या रहेगा आपका आंसर, या ये जो आप बता रहे हो ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध कोई गोलार्ध नहीं होता है, क्योंकि जो है आपका उत्तरी गोलार्ध किससे बनना है? इक्वेटर के। इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो भागों में काट रही है, इसलिए आपका उत्तरी गोलार्ध बन रहा है और दक्षिणी गोलार्ध बन रहा है। इसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच लाइन, आपकी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। तो इसी वजह से आपका कौन कौन से गोलार्ध बनना है? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ये क्या आपका गलत? क्या बताना पड़ेगा? भारत जो है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? विस्तार। भारत का विस्तार कैसे? तो भारत का विस्तार देखोगे तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। ठीक है। विस्तार कैसे देखेंगे?
अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं। अक्षांशीय लाइन आपको मालूम होना चाहिए, अक्षांशीय रेखा किसे बोलते हैं, कि पृथ्वी जो है इस तरीके से गोल, तो उसमें क्या है कि किसी भी प्लेस की आपको जो है एग्जैक्ट जगह मालूम चाहिए कि ये प्लेस कहाँ पर है, तो उसको मालूम करने के लिए पृथ्वी पर कई लाइनें खींची गई हैं जो कि अक्षांश और देशांतर कहलाती हैं। अक्षांश कौन सी लाइन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अक्षांश किस तरीके से होंगे, इस तरीके से लेटी हुई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है कि लेटीट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइन है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं, तो मतलब क्या है कि जो भारत देश है तो वो अक्षांश में किस तरीके से, अक्षांश में किस तरीके से विस्तार है पृथ्वी पर, ठीक है। और जब देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो भारत जो है किस तरीके से किन किन देशांतरीय रेखाओं के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पर मैप में। तो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा में तक है, ठीक है। ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को छूता है, और वहीं उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा भारत के उत्तर में स्थित इंदिरा कॉल पॉइंट को छूता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अब इसके बाद में आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि भारत के दक्षिण में उत्तरी अक्षांश रेखा कैसे आ सकती है। भारत के उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई, लेकिन भारत के दक्षिण में भारत का कौन सा भाग है, दक्षिण, और उसमें कौन सी लाइन बोली जा रही है, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा को कैसे देखा जाता है कि पृथ्वी का एक मॉडल रूप क्या रहता है, ग्लोब। ग्लोब पर क्या कर दिया गया, एक लाइन बना दी 0 डिग्री, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब इस 0 डिग्री के बाद में जो भी लाइन आपके उत्तर की साइड में होगी उसे क्या बोला जाएगा, उत्तर ही बोला जाएगा, चाहे उसका मान 10 डिग्री उत्तर अक्षांश हो, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो, उसे क्या बोला जाएगा, उत्तर ही बोला जाएगा। तो भारत कहाँ पर है, भूमध्य रेखा नीचे और आपके किस साइड में, उत्तर में। तो यहाँ पर उपस्थित जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं होंगी सारी क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। कभी भी दक्षिणी अक्षांश रेखा भारत में कोई नहीं आएगी, क्योंकि वो कहाँ पर रहेंगी, आपके भूमध्य रेखा के नीचे की ओर में रहेंगी। भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी रहेंगी, आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं रहेंगी, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या देखा जाएगा, फिर दिया हुआ है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार अगर आप देखोगे तो भारत जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। तो इसमें भी वही है कि अगर आपके मन में यह आए कि भारत के पूरब में पूर्वी देशांतर है, ठीक है, लेकिन पश्चिम में कौन सा आ रहा है, आपका पूर्वी देशांतर रेखा आ रही है, पूर्वी। तो पूर्वी क्यों आ रही है, ये भी यही है कि जो आपका ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन से 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन होती है, उसके इस साइड से जो भी लाइनें होंगी देशांतरीय रेखाएं, उनको क्या बोला जाएगा, पूर्वी। उसका कोई भी मान हो सकता है, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री, और सभी क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतरीय रेखा। और जबकि ग्रीनविच लाइन से पश्चिम की साइड में जो भी लाइन होंगी वो सारी लाइनें क्या कहलाएंगी, आपकी पश्चिमी देशांतरीय रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है कि अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर क्या किया जाए, डिफरेंस लिया जाए, तो डिफरेंस लिया जाता है तो भारत जो है कितने अक्षांशीय रेखाओं पर है, 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशीय रेखाओं पर। और देशांतरीय रेखाओं में अंतर लिया जाए तो वो कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय रेखाओं पर। तो दोनों लगभग क्या है, बराबर हैं। लेकिन आप इसमें देखो तो आपको क्या दिखेगा कि जो 29 डिग्री 2 मिनट और ये क्या 29 डिग्री 18 मिनट, तो इस प्रकार से क्या है, भारत जो है आपका जो है अक्षांशीय विस्तार कैसा होना चाहिए, कम, और देशांतरीय विस्तार कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन आप जब एक्चुअल में देखोगे तो भारत का उत्तरी पॉइंट से दक्षिणी पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और वहीं सबसे पूर्वी पॉइंट से सबसे पश्चिमी पॉइंट की ओर जाओगे तो 2933 किलोमीटर, जो कि आपको क्या दिख रहा है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अक्षांशीय विस्तार तो क्या है, ज़्यादा, और देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है, कम। तो फिर आपके अक्षांश और देशांतर में ये अंतर कैसे आ गया कि आपका देशांतरीय रेखाएं तो क्या हो रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं भारत में,
और आपकी अक्षांशीय रेखाएं क्या आ रही हैं, कम आ रही हैं। तो इसका कारण क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, उनके बीच में सभी जगह पर एक समान दूरी होती है, और जबकि देशांतरी रेखाएं होती हैं तो उनके बीच में ग्लोब पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दूरी होती है। जैसे कि सभी देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, पोल पर जाकर, उत्तरी पोल हो या दक्षिणी पोल, वहाँ पर जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। मतलब किसी भी देशांतरीय रेखा के बीच में वहाँ पर दूरी कितनी होती है, 0 किलोमीटर, बिल्कुल पास में आ गई। और वहीं देशांतरीय रेखाओं में सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर अगर जो है कोई भी देश है तो उसमें अगर देशांतरीय विस्तार देखोगे तो वो कैसा आएगा, कम आएगा, ठीक है। और वहीं अगर जैसे मान लीजिए क्या है, अब इसमें देखते हैं भारत का अगर आप क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल मान लीजिए ये है, तो इस हिसाब से क्या है, यहाँ पर कितनी आपकी देशांतरीय रेखाएं आ रही हैं, 2। इसी तरीके से अगर भारत को क्या है, थोड़ा सा उतना ही क्षेत्रफल, उतनी ही जगह भारत की लेकर थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, इसे उत्तर की ओर खींच लिया जाए, तो उत्तर की ओर खींच के ये आ गया आपका भारत। तो यहाँ पर देशांतरीय रेखाएं कितनी हो गई, 3। इसमें क्या हो रहा है, देशांतरीय रेखाओं के बीच में दूरी कम होती जा रही है पोल की तरफ जाते हुए, चाहे वो उत्तरी पोल की तरफ जाओ चाहे दक्षिणी पोल की तरफ जाओ। तो इससे क्या होता है कि कम क्षेत्र में भी अधिक देशांतरीय रेखाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आया कि जो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में अक्षांशीय रेखाएं जो टोटल भारत में वो लिखी हुई हैं, और देशांतरीय रेखाएं जो टोटल भारत में वो लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें अधिक मान किसका आ रहा है, देशांतरीय रेखाओं का। लेकिन वास्तविक रूप से जब देखते हो तो भारत में जो है देशांतरीय रूप से, मतलब कि क्या, पूरब से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के विस्तार से क्या है, कम है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे, आपका 2 प्रमुख रेखाएं और है भारत में, एक है कर्क रेखा, एक है मानक समय रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा अगर आप देखोगे तो भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से एक क्या निकलती है, एक लाइन निकलती है, जो कि कौन सी है, इस तरीके से लाइन है, तो वो कौन सी रहेगी, आपकी अक्षांशीय रेखा, जिसका मान कितना होता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपके किन किन राज्यों से होकर निकलती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अक्षांशीय रेखाओं में से एक रेखा कौन सी, आपकी कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा, वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और आपके क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है या होकर गुजरती है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद में क्या दिया गया है, मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा क्या होता है कि भारत के, आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि मानक समय रेखा किन रेखाओं से लिया जाता है, कि जो भी ग्लोब है तो ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं होती है, एक होती है अक्षांशीय रेखाएं लेटी हुई, और एक कौन सी होती है, देशांतरीय रेखाएं खड़ी हुई। तो इन दोनों में से किन रेखाओं से मानक समय लिया जाता है, तो इनमें से जो मानक समय लिया जाता है वो लिया जाता है देशांतरीय रेखाओं से, मतलब खड़ी हुई लाइनों से। तो भारत किन 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच उपस्थित है, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। अब इस प्रकार से जब ये 2 रेखाओं के बीच में स्थित है तो इसका क्या निकाला जाएगा कि इसमें बीच वाली, सबसे बीच में कौन सी रेखा उपस्थित है। तो बीच वाली अगर रेखा निकालोगे तो वो कौन सी है, लगभग 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इस रेखा को क्या मान लिया गया है, भारत का मानक समय। तो भारत का मानक समय इसी लाइन से लिया जाता है। तो भारत के मानक समय जो रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपका एक है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन राज्यों से होकर आपकी कौन सी लाइन गुजरती है, आपकी लाइन गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों ही गुजरती हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं आपके, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसमें से कुछ आपको नॉर्मली भी जानकारी भी होना चाहिए
कि जैसे आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इन पर मेन कौन से कर्क रेखा वाला, कर्क रेखा पर उपस्थित जो प्रमुख राज्य प्रमुख बड़ी बड़ी सिटियाँ हों उनके नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे इनमें से दिए गए जिलों में से कौन सा जिला कर्क रेखा पर उपस्थित है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। अब इन दो लाइनों के बाद में, रेखाओं के बाद में हम देखेंगे समय गणना। समय गणना कैसे, कि जो समय गणना आपको अभी मैंने बताया कि समय की गणना किससे की जाती है, देशांतरीय रेखाओं से की जाती है। लेकिन अब इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि जो देशांतरीय रेखा होती है 15 डिग्री देशांतरीय रेखा पर आपके 1 घंटे का अंतर आ जाता है। 1 घंटे का अंतर कैसे, ये वाली जो दिशा है वो कौन सी, पूरब। तो अगर यहाँ से सूरज क्या करेगा, सनराइज़ होगा, तो सनराइज़ होने पर जब पृथ्वी आगे की साइड में घूमेगी तो यहाँ पर जब पहली सूर्य की किरण आएगी तो उससे लगभग 15 डिग्री देशांतर पीछे, 15 डिग्री देशांतर पीछे की साइड में, जैसे ये कितना 97 डिग्री 25 मिनट। अब इससे लगभग 15 डिग्री कहाँ पर हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पर। तो यहाँ पर जिस समय पहली किरण होगी तो उसके लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर पहली किरण आएगी, और वहीं जब यहाँ पर पहली किरण होगी तो उससे लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पर पहली किरण आएगी। कैसे, कि मैंने आपको क्या बताया, 15 डिग्री देशांतरीय रेखा में 1 घंटे का अंतर होता है। अगर 15 डिग्री देशांतरीय रेखा यहाँ से अगर गिनना आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पर सूरज की पहली किरण, तो दूसरी 15 डिग्री देशांतरीय रेखा इससे पीछे, तो उस पर कितने टाइम बाद आएगी, 1 घंटे बाद। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर कितना है 67 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी रेखा, इन दोनों के बीच में आप अंतर निकालोगे तो आपका लगभग कितना आएगा, 29 डिग्री 18 मिनट। कितना आएगा, 29 डिग्री 18 मिनट। तो ये 29 डिग्री 18 मिनट लगभग कितना हुआ, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगता है तो लगभग उसके 2 घंटे बाद आपकी रोशनी कहाँ पर आती है, गुजरात में। गुजरात में सूर्योदय होगा, और उसी के लगभग 1 घंटे बाद जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है उस पर सूर्योदय होता है। तो इसकी वजह से अगर अभी जो है भारतीय मानक समय कहाँ से लिया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी रेखा पर रहने वाले लोग जो है, अगर जो भी आपकी देश में घड़ियाँ चलती हैं, घड़ी उसका जो टाइम सेट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग कैसे, कि जब सूरज की पहली किरण यहाँ पर आएगी तो उस टाइम पर अगर जो भी टाइम दिया गया है कि 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं, तो उसी टाइम को माना जाएगा 6 बज रहे हैं। भले ही यहाँ पर 1 घंटे पहले सूर्योदय हो चुका है और 1 घंटा बीत भी चुका है, सूर्योदय का 1 घंटा बीत चुका है, और यहाँ पर पहली किरण उदय हो रही है और उसको अगर माना जा रहा है 6 बजने के टाइम पर सूर्योदय हुआ है, तो यहाँ के लोगों की घड़ी में भी कितना टाइम रहेगा, 6 बज रहे होंगे, और यहाँ के लोगों की घड़ी में भी कितना टाइम रहेगा, 6 बजे का टाइम। पूरे भारत में एक जैसा ही समय रहेगा। लेकिन इसकी वजह से क्या है, थोड़ी सी क्या है, भारतीय लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। कैसे, कि जैसे यहाँ पर 6 बजे के टाइम पर क्या हो रहा है, सूर्योदय। अगर मान लीजिए कि पूरे भारत में उसी टाइम पे क्या है, किसी प्रकार से ऑफिस में लोगों को बुलाया जाए कि सुबह 6 बजे सूर्योदय के टाइम पे आपको ऑफिस में आना है, सुबह 6 बजे। तो जब सुबह 6 बजे आना है तो यहाँ पर जो सूर्योदय होगा, तो इनके लिए तो ठीक है कि 6 बज रहे हैं उसी टाइम पर वो ऑफिस में पहुँच जाएंगे। इनके लिए भी ठीक है, क्योंकि इनके लिए तो सूर्योदय 1 घंटा पहले ही हो चुका है और टाइमिंग अब कितनी हो रही है, 6 बज रहे हैं। लेकिन इनके लिए क्या थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, क्योंकि इनके लिए तो सूर्योदय अभी कितने समय बाद होगा, 1 घंटे बाद। तो इसी वजह से क्या है, ये लोग क्या है, जो आपका पश्चिमी भाग के लोग हैं और पूर्वी भाग के लोग हैं, वो क्या करते रहते हैं, समय समय पर जो भारतीय मानक समय रेखा है उसको एक ना लेते हुए उनको कई भागों में बांटने की बात करते हैं। जैसे कि 2 लाइनें ले लिए जाएँ, 2 मानक समय ले लिए जाएँ भारत में, जो कि एक पूरब में रहे और एक कहाँ पर रहे, पश्चिम में रहे। और इस तरह की जो मांगें वो बार बार उठाते रहते हैं, और उनका इसके लिए तर्क ये भी रहता है कि आपका रूस है, रूस में कितने मानक समय, 11 मानक समय है। आपका चीन है, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पर कितने मानक समय है, 6 मानक समय।
तो इसी हिसाब से वो भी ये भी कहते हैं कि भारत में भी जो है कितने मानक समय होने चाहिए, 2 मानक समय होना चाहिए। और ये मैंने आपको बताया कि 2 मानक समय क्यों मांगते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर सूर्योदय होता है तब भी उनकी घड़ी में कितना टाइम रहता है, 5 ही बज रहे हैं, और किसी प्रकार से कोई ऑफिस ओपन नहीं होगा। ठीक है, सारी गतिविधियाँ लगभग कितने टाइम से शुरू होंगी, वही 6 बजे के टाइम से। स्कूल का टाइमिंग अगर कितना है, क्या 8 बजे से स्कूल है तो वो 8 बजे ही, भले उनके यहाँ पर सूर्योदय कितने टाइम पहले हो चुका है, 3 घंटे पहले 5 बजे ही हो चुका है। ठीक है, तो ये तो क्या है, मानक समय के लिए समय समय पर भारतीय लोग, पूर्वी भाग के लोग और पश्चिमी भाग के लोग मांग उठाते रहते हैं। इससे पहले एक मानक समय अंग्रेज़ों के समय में एक मानक समय अलग रहता था पूर्वी क्षेत्र के लिए, जिसको बोला जाता था टी मानक समय। ठीक है, चाय मानक समय बोला जाता था। उसी को लेते हुए पूर्वी भाग के लोग अब फिर से वही मांग उठाते हैं कि यही मानक समय जो अंग्रेज़ों के टाइम पर रहता था उसको वापस लाया जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया समय गणना। तो इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया कि समय की गणना कैसे की जाएगी, कि भारत में कितना टाइम किस समय हो रहा है। तो समय की गणना कितनी होती है, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो अगर ग्रीनविच पे माना जाए कि वहाँ पर जो सूर्योदय होगा उस टाइम से भारत कितने टाइम आगे हैं, तो उसकी गणना आप कर सकते हो कि ग्रीनविच से भारत कितने डिग्री देशांतरी रेखा आगे है। कैसे, ग्रीनविच कितनी मानी जाती है, 0 डिग्री। ग्रीनविच कितनी मानी जाती है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। और भारत से निकलने वाली रेखा का क्या मान है, 82.5 डिग्री पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या माना जाए कि यहाँ पर जो है ना कितना टाइम हो रहा हो, रात में जैसे 12 बज रहे हो, मतलब कि क्या दिन की स्टार्टिंग ही शुरू, मतलब क्या रात में 12 बज रहे हैं, तब भारत में उस समय कितना टाइम हो रहा होगा। तो 15 डिग्री पर कितना होता है, 1 घंटे का अंतर आता है। तो आप खुद हिसाब लगाइए, इसे डिवाइड करके देखिए। तो 15 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करोगे, तो 15 से डिवाइड करोगे तो इसका लगभग आंसर आ जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5 घंटे। ठीक है, तो इसीलिए जो भारत का मानक समय बोला जाता है वो कितना आगे है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसके बाद में क्या देखेंगे, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब कि भारत जो है किस प्रकार से पृथ्वी पर उपस्थित है, और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है क्षेत्रफल निकाला जाता है लंबाई चौड़ाई से। तो उसका टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये कौन सा क्षेत्रफल है, आपका भौगोलिक क्षेत्रफल। एक क्षेत्रफल और होता है जिसे बोला जाता है वास्तविक क्षेत्रफल, जो कि भारत का वास्तविक क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, कि जैसे आपका नॉर्मली अगर कोई भी एक जगह है, प्लेस है, क्या ये एक जगह है, प्लेस। ठीक है, अगर इसको आपसे ये पूछा जाए कि ये प्लेन जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ना तो कोई पठार है ना हिल्स है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कितना एरिया है, ये 5 किलोमीटर। और इसी तरीके से इसकी ये तो ले ली लंबाई, और इसी तरीके से अगर इसकी चौड़ाई भी ले ली जाए, और वो भी कितनी है, 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 25 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब जिस क्षेत्र को लिया जा रहा है वो कैसा हो, एकदम प्लेन हो। तो ये क्या हो गया, भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर ही आ जाए। लेकिन इस पर क्या हो, किसी प्रकार से कोई हिल्स आ जाए, कोई माउंटेन्स आ जाए, हिल्स आ जाए, कोई पठार हो। ठीक, कोई जगह पर क्या हो, उच्चावच मतलब कि कोई जगह थोड़ी ऊपर हो, कोई जगह कैसी हो, थोड़ी नीचे हो। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, वास्तविक क्षेत्रफल। तो वास्तविक क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कि जैसे कुछ भी आपने इस पर पूरे क्षेत्र पे क्या लगा दिया, एक कपड़ा। ठीक है, पूरे क्षेत्र को ढक दिया, और पूरे क्षेत्र को ढकने के बाद में उस कपड़े को जैसे आप हटाओगे तो उससे क्या मालूम पड़ेगा आपको, उस क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जो उस कपड़े को आप क्या करोगे, फिर उसे नापोगे, और जो उस कपड़े का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वही क्या रहेगा,
उस क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या देखेंगे, युवा सूर्य देश। तो भारत को जो है युवा सूर्य देश कहा जाता है। तो भारत को युवा सूर्य देश क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए युवा सूर्य देश कहा जाता है। युवा का मीन्स क्या होता है कि जो भी, जैसे आप जानते हो कि कोई भी पर्सन है तो वो अगर युवा होगा तो कैसे रहेगा, सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा। ठीक है, और कोई थोड़ा बूढ़ा होगा तो वो कैसे हो जाएगा, झुकने लगता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो भारत है, तो भारत में एक लाइन निकलती है, वो कौन सी है, कर्क रेखा। कर्क रेखा पर जो है सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो कैसी पड़ती हैं, लंबवत। किस दिन पड़ती है, 21 जून के दिन। ठीक, तो 21 जून के दिन यहाँ पर कैसी लाइनें पड़ती हैं, लंबवत। तो मतलब क्या है कि ये इस क्षेत्र पर क्या है, लाइनें कैसी हैं, सीधी खड़ी हुई हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, युवा सूर्य का देश। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो किस तरफ तक पड़ती हैं, भारत के कर्क रेखा से दक्षिणतम पॉइंट तक क्या रहेंगी, सूर्य की रेखाएं कैसी रहेंगी, लंबवत। लेकिन भारत के कर्क रेखा से उत्तर की ओर जब भी आप थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ पर सूर्य की लंबवत लाइनें नहीं पड़ेंगी, सूर्य की किरणें वहाँ पर लंबवत नहीं आएंगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत के किस ज़िले में सूर्य की लंबवत लाइनें नहीं पड़ती हैं, आपका ऑप्शन है जैसे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और दिल्ली। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही रहेगा, दिल्ली। क्यों, क्योंकि दिल्ली क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में, जहाँ पर सूर्य की रेखाएं आपकी लंबवत नहीं आती, जबकि मुंबई, हैदराबाद और साथ ही साथ में चेन्नई, ये क्या कर्क रेखा के दक्षिण में, जहाँ पर सूर्य की लंबवत लाइनें यहाँ पर पड़ेंगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या बताया, भारत की स्थिति, विस्तार और भारत की दो प्रमुख रेखाएं जो कि भारत से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मानक समय रेखा। समय की गणना बताई, किस तरीके से समय की गणना की जाती है, और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल और साथ ही साथ में क्या बताया, वास्तविक क्षेत्रफल। वास्तविक क्षेत्रफल, और वास्तविक क्षेत्रफल क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्रफल से हमेशा कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा आपने, युवा भारत जो है क्या है, युवा सूर्य का देश है। इसके बाद में मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।